आज हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं हर्ष रुंगटा जी, एमडी है अपना लोन.com के। आज के शो में हम बात करेंगे बजट की। जी हाँ, 2-3 दिन में बजट आने वाला है, तो क्या है बैंकिंग सेक्टर की उम्मीदें बजट से, इसके बारे में जानते हैं हर्ष रुंगटा जी से। रुंगटा जी, बताना चाहेंगे आप क्या उम्मीदें रख रही हैं, क्योंकि स्टिमुलस पैकेज वापस लेने की बात हो रही है, फिस्कल डेफिसिट एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रणब मुखर्जी के दिमाग में, तो क्या हो सकती हैं बैंकिंग सेक्टर की उम्मीदें इस बजट से? खैर, जहाँ तक बैंकिंग सेक्टर की उम्मीदें हैं तो आई थिंक क्लियरली जो ओवरऑल पिक्चर सामने आएगा, फिस्कल डेफिसिट कितनी रहती है, गवर्नमेंट के बोरोइंग प्रोग्राम क्या रहते हैं, उस पे इंटरेस्ट रेट पे उसका जो है काफ़ी असर पड़ेगा। बाकी जो डायरेक्ट चीज़ें हैं वो तो नेचुरली रेगुलेटर जो हैं वो कवर करते हैं, लेकिन जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो इससे क्रिएट होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल से ब्याज की दरों का है। तो ये बैलेंसिंग ये कैसे करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा इनकी ना हो और जो है टैक्स की भी इनको मिले, तो क्योंकि अगर ग्रोथ और महंगाई में एक बैलेंस आउट होना चाहिए। इन्फ्लेशन भी बढ़ती जा रही है, वहीं ग्रोथ को आगे बढ़ाना है और 9 to 10% की ग्रोथ का एम है आने वाले सालों में, तो उसको एक बैलेंस आउट करते हुए कैसा बजट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल से जैसा आपने कहा, एक बैलेंस्ड बजट होगा। स्टिमुलस में भी कई स्टेटमेंट्स हमने देखे हैं गवर्नमेंट फंक्शनरीज के भी, और जो समझ में आ रहा है उससे ऐसा तो नहीं है कि अब्रप्टली सारे के सारे जो मेजर्स गवर्नमेंट ने पिछली साल लिए थे उनको सभी को रिवर्स किया जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर किया भी जाएगा तो उसको स्टेप्स में करेंगे, कोई सिंगल स्टेप में तो नहीं करेंगे, और बहुत ज़्यादा तुरंत भी शायद ना करे। और क्लियरली आई थिंक लेकिन टैक्स में ज़रूर ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ उनको लाना पड़ेगा जो एक मोटी रकम सरकार को दे सके। तो वही देखना है कि वो रेवेन्यू रेजिंग के लिए क्या करते हैं। अगर वो नेगेटिव कदम होगा, अगर मार्केट्स या दूसरे लोग उसको नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे तो फिर देखने की बात है। तो फिलहाल तो इट इज़ ऑल स्पेकुलेशन। बिल्कुल स्पेकुलेशन ही है तब तक जब तक फाइनेंस मिनिस्टर की फ्राइडे को स्पीच नहीं आ जाती है। अभी सीधे चलते हैं राजौरी। रमीना जी हमारे साथ है। रमीना जी नमस्ते। हाँ, हेलो। हेलो, हाँ बताइए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, मेरी सैलरी है 11,000 रुपये। ओके। तो मैं 3 लाख का कार लोन लेना चाहती हूँ। आप इसकी पूरी डिटेल मुझे बताइए, क्या करना चाहिए मुझे इसमें? सिर्फ 11,000 की आय पर तो 3 लाख का लोन मिलना थोड़ा मुश्किल होगा इनको। तो अगर पति की भी आय को साथ में मिला लें और दोनों जॉइंट बोरोवर्स बन जाए तो शायद ये 3 लाख का लोन इनको मिल जाए। क्लियरली 5 साल का लोन लेना पड़ेगा, या शायद कोई बैंक्स जो हैं 7 साल का भी देती हैं, तो वो देखना पड़ेगा। नई गाड़ी के लिए आई एम प्रिज्यूमिंग इनको चाहिए है जी, बिल्कुल। तो लेकिन और इनकम मिलाए बिना तो 3 लाख का लोन इस इनकम पे, 11,000 की इनकम के बेसिस पे मिलना मुश्किल है। चलिए, आप अपने पति के साथ इनकम को मैच करके एक जॉइंट लोन ले सकती हैं, मगर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों को को ओनर होना होगा उस गाड़ी के लिए। तो इसी पॉइंट पे आप नेक्स्ट कॉलर के पास चलते हैं। विशाल जी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं पुणे से। My salary take home is 50,000 per month. Okay. Agreement value for my resident flat is 21 lakh. Okay. I want to take home loan of 15 lakh. Kindly suggest me whether I should go for a short-term loan or a long-term loan. Second question in that is whether I should go for a fixed rate or a floating rate. Okay. मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, आपके पास कोई और दूसरा लोन है? Have you taken another loan? आप No, this is कोई और लोन है? This is the only loan आप अप्लाई करना चाहते हैं? तो क्या बताना चाहेंगे आप रुंगटा जी? लोन तो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी चुकाएं तो इतना ज्यादा बेहतर रहता है। तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो EMI उतनी ही कम होगी। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन्हें? उसमें यह है कि वर्तिका और दीपक जी, मेन क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी 6 लाख की आय है तो अगर आप 20 साल का लोन लेंगे तो आपको जो है 21 लाख के घर पे आपको मैक्सिमम लोन जो है करीबन 18 लाख के आसपास मिलेगा। और 6 लाख की आय के हिसाब से अगर आप 15 साल का भी लोन लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे।
10 साल का लोन लेते हैं तो ईएमआई शायद इतनी बनेगी कि आप शायद उसके लिए एलिजिबल शायद ना हो। तो ये कर सकते हैं कि आप जितना आपकी एलिजिबिलिटी आपको करानी है 18 लाख, उसके लिए शायद आपको 15 साल के आसपास का लोन लेना पड़े। लेकिन अगर आपके पास पैसे सरप्लस हो जाते हैं 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, तो आप उसको प्रीपे भी कर सकते हैं। ऐसे लेंडर को चुनिए जो पार्शियल प्रीपेमेंट्स के लिए आपको चार्ज नहीं लगाएंगे। काफ़ी लेंडर्स ऐसे हैं जो पार्शियल प्रीपेमेंट्स के लिए चार्ज नहीं लगाते। दूसरा सवाल आपने कहा फिक्स्ड या फ्लोटिंग, तो अब प्योर फिक्स्ड का जो ऑप्शन है, पहली बात ये डिसीजन कभी भी वन टाइम नहीं होता। ये एक ऐसा डिसीजन है जो आपको हर 6 महीने से कम रिव्यू करना पड़ेगा। दूसरा, प्योर फिक्स्ड का ऑप्शन तो अब नहीं के बराबर है, क्योंकि प्योर फिक्स्ड यानी पूरे 15 साल या पूरे 20 साल तक फिक्स्ड रहने वाला लोन, नो मैटर क्या हो जाए, वैसे लोन तो 13.5-14 से कम में नहीं मिलते। तो वो लोन लेना तो कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि आप 4-4.5% ज्यादा देंगे जो मार्केट में रेट्स हैं उससे। जी बिल्कुल। इसके बजाय अगर आप तुरंत ले रहे हैं, अगले 2 या 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते में ले रहे हैं, तो जो करंटली टीजर लोन्स चल रहे हैं जिसमें पहले 2 या 3 साल में रेट्स फिक्स्ड हैं और बाद में रेगुलर फ्लोटिंग रेट्स हैं, वो एक अच्छा विकल्प है आपके लिए, उसको आप जरूर कंसिडर करिए। ओके विशाल, आप 15 इयर्स के लिए 18 लाख का लोन ले सकते हैं और 31 मार्च तक आपको जो टीजर लोन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक, जिसमें 9.5 पहले साल के लिए रहता है और 9% पहले साल के लिए रहता है, उसके अकॉर्डिंगली दूसरे तीसरे साल में 9.5% हो जाता है और उसके बाद फ्लोटिंग रेट जो उस टाइम पे प्रेवलेंट होंगी उसके अकॉर्डिंगली आपको लोन मिल सकता है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपना लोन प्लान कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।